हे एवरीवन, वेलकम टू सिंपल लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे रीड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। तो ये पेपर 1 है जो कि पीआरटी के लिए होता है। तो यहाँ पे हम उसके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर आपको पता ही है कि कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने आप में। सो फिर यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पेडागोजी के ही है। साइकोलॉजी एंड पेडागोजी मिक्स है यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन या कौन से कथन असत्य है, मतलब गलत बताना है। तो इस पे ना आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है, असत्य कौन सा है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इस बात पे आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। पहली स्टेटमेंट है, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। दूसरी है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। और फोर्थ है हमारा, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। जो इसकी पहली स्टेटमेंट है ये हम देखते हैं सही या गलत है। यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय। ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम पेडागोजी के बारे में पढ़ते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई बच्चा यूनिक है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम उसे शिक्षण विधियों के द्वारा उसको एजुकेशन देते हैं। तो ये बिल्कुल हमारी गलत स्टेटमेंट हो गई, फर्स्ट वाली। ठीक है। फिर जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, ये सही है हमारा। विकास के एक पहलू के में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है, बिल्कुल होती है। अगर कोई बच्चा मान लो अच्छे से देख नहीं पा रहा है, कक्षा में ब्लैक बोर्ड तक उसकी दृष्टि अच्छे से नहीं जा रही है, तो जो उसका अधिगम कार्य है उसमें उसको प्रभाव पड़ेगा, यानी एक समस्या दूसरी समस्या को प्रभावित करती है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। और फोर्थ है, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। हमेशा जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी सीक्वेंस में होती है और ऑर्डर में होती है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज, ऑर्डरली और प्रोग्रेसिव होती है हमारी जो डेवलपमेंट होती है। हमेशा इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो ये भी हमारा सही है, यानी इसमें से जो आंसर होगा वो असत्य है, यानी केवल एक। इसका आंसर डी होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, डैश तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्डर और प्रोग्रेसिव और सीक्वेंस किस में होता है, डेवलपमेंट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। बचपन यानी इन्होंने कहा है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, इसकी विशेषता कौन सी नहीं है। अर्ली चाइल्डहुड जो एज है वो है 3 से 6 वर्ष। अब आप इसमें बताओ, क्या बच्चे प्री गैंग बनाते हैं, कोई ऐसे गैंग वगैरह गुट बनाता है? तो नहीं बनाता है। ठीक है। क्वेश्चनिंग इस एज में बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं। इमिटेटिव यानी अनुकरणीय होती है। हमेशा देखना आप 3 से 4 5 के जो बच्चे होते हैं, हमेशा जो मदर कर रही होती है उस चीज को करने का ट्राई करता है, जैसा फादर कर रहे होते हैं घर में, किसी को देखे टीवी में किसी को देखते हैं तो उसकी तरह बिहेव करने का ट्राई करते हैं, यानी अनुकरणीय आयु होती है ये वाली। और टॉयज तो होती है, बच्चे इस टाइम टॉय में ज्यादा खेलते रहता है। तो ये वाली नहीं है, इसमें प्री गैंग एज नहीं होती, ये है लेटर चाइल्डहुड वाली। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, प्रकृति और पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जब भी आप डेवलपमेंट वाला चैप्टर करोगे तो उसमें नेचर और नर्चर डिबेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सी टेट का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। ये हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी टेट में और टेट में भी। ये हमारा यहाँ से है आनुवांशिकी और वातावरण, यानी जेनेटिक और एनवायरमेंट से। यहाँ पे नेचर को जेनेटिक से और नर्चर को एनवायरमेंट से डिनोट किया गया है। जैसे कि बच्चे का जब भी डेवलपमेंट होता है तो दो चीजों के आधार पर होता है, जेनेटिक और एनवायरमेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आईक्यू से रिलेटेड है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, यानी टैलेंटेड बच्चे की। तो इसका आंसर है 140। और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो एवरेज एवरेज हमारा आईक्यू है वो कितना है, वो होता है 90 से 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान स्कूलों में क्यों रखना चाहिए। प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस कराने हेतु, बिल्कुल भी नहीं, विशिष्ट हमने क्यों ही उसको महसूस करवाना है। छात्रों के बीच अंतर को कम करने के लिए नहीं, इससे अंतर कैसे कम होगा, हमें सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने हैं, इससे कैसे उनके बीच का अंतर कम होगा।
छात्रों और छात्राओं की क्षमता और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, जानने के लिए, उनकी क्षमताओं को जानने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ और असमर्थ क्यों हो रहे हैं, है ना। अगर बच्चा समझ रहा है ये भी जानने के लिए, और असमर्थ क्यों हो रहे हैं, तो इसमें हर एक बच्चा इंडिविजुअल होता है। तो अगर क्लास में कोई क्वेश्चन दिया गया है, कोई प्रॉब्लम दी गई है, अगर कोई बच्चा उसको जल्दी से सॉल्व कर रहा है, यानी उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, वो जल्दी से समझ पा रहा है, उसके लिए हमें उस तरह की शिक्षण विद्या रखनी पड़ेगी। और अगर कोई बच्चा क्लास में ऐसा है जो अच्छे से नहीं सीख पा रहा है, तो उसके लिए हमें अलग मेथड अपनाने पड़ेंगे, तो उसको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए, यानी वो पिछड़ा हुआ ना रहे है, उसके लिए अलग शिक्षण विधियां हमें अपनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है और एक बहुत ही ज्यादा लो बच्चा है, उसको आप सेम नजर से आंकेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उनके इंडिविजुअल डिफरेंस इसीलिए जानने हैं ताकि उसको हमें समझ आ सके कि बच्चों को किस तरह की शिक्षण विधियां देनी है और किस तरह से उनको पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या है। तो ये आईक्यू का सबसे पहले इसके लिए हमें आना चाहिए फॉर्मूला। तो आईक्यू का फॉर्मूला होता है आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। मेंटल एज आपके पास कुछ दी हुई होगी, क्रॉनिकल एज होती है जो आपकी अभी एज है, यानी बच्ची की जो एज है, इंटू 100 से। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगा देंगे आईक्यू कितना था हमारे पास 75, और मेंटल एज हमें निकालनी है अपॉन क्रॉनिकल एज था ना, तो क्रॉनिकल एज हमारी 16 है जो अभी बच्चे की एज है, इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 12 आएगा। इसको काट देंगे और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए, पीछे भी पूछा है आईक्यू से क्वेश्चन, तो वहां से क्वेश्चन आते ही है। आपको ये वाला फॉर्मूला तो याद ही रखना है। इसमें बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि मेंटल एज आएगा ऊपर या फिर क्रॉनिकल एज आएगा, तो आपने याद रखना है। मैं इस तरह याद रखती थी MA माँ करके याद रखती थी मैं, माँ हमेशा ऊपर होती है, हमेशा सबसे ऊपर माँ है, तो उसको इस तरह याद रखती थी, आप ऐसे याद रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और जो टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं और रीट का हमेशा एग्जाम होता है, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन आते ही है कि किसने ये स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट या फिर इस तरह का सिद्धांत किसने दिया है, ऐसे क्वेश्चन आते ही है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपना समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर है थॉमसन ने। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। किस चीज से पर्सनैलिटी मेजरमेंट किया जाएगा, प्रोजेक्टिव टेक्निक में। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। प्रोजेक्टिव टेक्निक में अलग अलग टेस्ट होते हैं, उसमें से एक टेस्ट है TAT एक वाला, ये वाला टेस्ट है जिसे कहते हैं थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो इसका आंसर ये वाला है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को ना वो अलग अलग पिक्चर दिखाए जाते हैं और उसके आधार पे बच्चों को कहा जाता है कि आप उसमें से स्टोरी बताइए। हर एक बच्चा अलग अलग तरह की स्टोरी बताएगा, उसमें से बच्चे की पर्सनैलिटी का पता चल जाएगा कि बच्चा किस तरह से क्या करेगा आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिएटिविटी किस चीज से संबंधित है। ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है। तो दो तरह की थिंकिंग होती है, एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है जिसमें कि अगर हमने बच्चे को कुछ प्रॉब्लम दी है और उसमें से बच्चा अगर सॉल्यूशन निकालेगा तो वो एक वे से ही सॉल्यूशन निकालेगा जो मैंने उसको बताया है, ठीक है। लेकिन जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला बच्चा होगा वो अलग अलग तरह से उस सॉल्यूशन को निकालने का ट्राई करेगा, यानी हर एक तरफ उसका दिमाग जाएगा, चारों तरफ की, यहाँ से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वहां से भी हो सकती है। तो क्रिएटिव बच्चा वही होगा जिसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग का गुण होगा, ये वाला, ये ध्यान रखना है। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो जो क्रिएटिविटी एसोसिएट करती है किससे करती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। सो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसमें से आपका स्कोर कितना था। आगे के 10 क्वेश्चन और आएंगे रीट एग्जाम के।